एवरीवन, दिस इज योर मेंटोर दामिनी। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल एग्री एंट्रेंस एंड बीएससी एग्जाम अड्डा 24/7 पे। तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 5 प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ वेजिटेबल और स्पाइस क्रॉप का, जिसमें हम टमाटर के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, इस वीडियो को भी जरूर लाइक और शेयर करें। ठीक है, पहले ही खुल गया कि चलो हो जाओ शुरू। ठीक है, ओके चलो देखो, आई होप बच्चों तुम लोगों को क्लासेस समझ में आ रही होंगी या पसंद में आ रही होंगी। मैं बहुत ही धीरे धीरे चली हूँ। अगर तुम लोगों का एग्जाम दिसंबर तक भी होता है तो मोस्ट प्रोबेबली खत्म हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली आपका ये सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। तो अच्छे अच्छे रिस्पॉन्सेज दो यार, मतलब मुझ में भी मोटिवेशन बनी रहेगी उस चीज़ के लिए, और क्लासेज या और सब्जेक्ट की क्लासेस भी आपको उस तरीके से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। ठीक है, चलो लास्ट क्लास में बच्चे हमने टमाटो के बारे में पढ़ा था। मैंने तुम लोगों को बेसिक थोड़ा रिकैप कर लेते हैं, हमने बेसिक जाना था कि टमाटर का नाम क्या होता है। जहां पे मैंने बोला था टमाटर का नाम होता है सोलेनम लाइकोपर्सिकम, उसमें क्रोमोसोम नंबर पाया जाता है 24, उसकी फैमिली होती है सोलेनेसी और उसका ओरिजिन होता है साउथ अमेरिका। फिर मैंने तुम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंसेस के बारे में बताया था कि यार जो टमाटर है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। मैंने तुम लोगों को बताया था कि टमाटर में विटामिन होती हैं, टमाटर में मिनरल्स होते हैं, टमाटर में कैल्शियम पाया जाता है मिनरल के तौर पे, विटामिन में टमाटर में विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। उसके बाद मैंने बोला था जो लाल लाल टमाटर, जो ये लाल लाल टमाटर हमें दिख रहे हैं, ये लाइकोपीन पिगमेंट की वजह से लाल होते हैं, और जो येलो कलर टमाटर का पाया जाता है वो आपका कैरोटीन की वजह से होता है। ठीक है, उसके बाद हमने उसके क्लाइमेट की बात करी थी। अगर मुझे टमाटर अच्छा खासा उत्पादन मुझे टमाटर का करना है तो मैं ऐसे एरिया में उसको लगाऊंगी जहां पे गर्म इलाका हो, जो गर्म सीजन क्रॉप है, गर्मी में लगाई जाती है। ठीक है, और अगर हम इसके ग्रोथ की बात करें कि टमाटर अच्छा ऐसा कौन कितना टेम्परेचर है, किस टेम्परेचर पे टमाटर अच्छे से ग्रो करता है, तो 21 से लेके 24 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे टमाटर अच्छे से ग्रो होता है। रेड कलर किस वजह से हमने, लाइकोपीन, येलो कलर कैरोटीन। क्लाइमेट में हमने यही चीज बोली थी। ठीक है, और उसके बाद मैंने सॉइल में बोला था कि यार वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए और लोमी सॉइल होनी चाहिए, वो टमाटर की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। फिर हमने सीड रेट की बात करी थी कि कितना सीड हमें लगाना पड़ेगा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, वो हमने बात करी थी। उसके बाद मैंने बोला था कि हमें नर्सरी लगानी पड़ेगी टमाटर के केस में। नर्सरी में लगाऊंगी, नर्सरी में मैं सीडलिंग तैयार करूंगी। अब हर टर्म का पता तुम्हें होना चाहिए, क्योंकि मैं जब भी पढ़ाती हूँ तो मैं एक एक चीज मैं मेक श्योर करती हूँ कि यार एक एक चीज तुम्हें समझ में आए। तो ये तुम्हारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि क्लासेस को ध्यान से लगाओ ताकि तुम्हें भी एक एक चीज पता हो। ठीक है, नर्सरी मैनेजमेंट में मैंने बोला कि यार मुझे टमाटर की नर्सरी लगानी पड़ेगी। नर्सरी में मैं जो पौधे लगाऊंगी, जिन सीडलिंग्स को मैं तैयार करूंगी, उन्हीं की मैं आगे ट्रांसप्लांटिंग करूंगी मेन फील्ड में। ठीक है, और उसके बाद हमने फील्ड प्रिपरेशन के बारे में पढ़ा था कि यार फील्ड प्रिपरेशन की जाती है, उसमें फाइन टिल्थ होनी चाहिए। सॉइल की जो टिल्थ है वो फाइन टिल्थ होनी चाहिए, बारीक सॉइल एकदम होनी चाहिए। उसके बाद मैंने आपको लास्ट बताया था डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट वेराइटीज के बारे में। लास्ट बच्चे हमने डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट के बारे में पढ़ा था। लास्ट हमने डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट वैरायटी के बारे में पढ़ा था। तो डिटर्मिनेट वैरायटी में मैंने बोला था ऐसी वैरायटी जो जिसकी एक स्पेसिफिक हाइट होती है, जिसकी एक स्पेसिफिक हाइट होती है और वो बुशी होती है अपीयरेंस में। अगर मैं चाहती हूँ बल्क में टमाटो उगाना, अगर मुझे चाहिए बल्क में टमाटो, मुझे एक ही बार टमाटर का प्रोडक्शन चाहिए, एक ही बार मुझे बहुत सारे टमाटर चाहिए, तो मैं उस केस में डिटर्मिनेट वैरायटी को लगाऊंगी। इनडिटर्मिनेट में मैंने बोला था ऐसा टमाटर जो ग्रो होता जाता बहुत लंबा टमाटर होता है, तो इसको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, इसमें हमें डंडे लगाने पड़ते हैं, पोल लगाने पड़ते हैं उसको सपोर्ट देने के लिए। तो उस प्रोसेस को बोला जाता था स्टेकिंग, जहां पे पौधों को सपोर्ट देने के लिए डंडे लगाए जाते थे या कोई स्ट्रक्चर जब लगाए जाते हैं उस प्रोसेस को स्टेकिंग कहा जाता है। तो इनडिटर्मिनेट वैरायटी के केस में बच्चे स्टेकिंग की जाती है, इनडिटर्मिनेट वैरायटी के केस में स्टेकिंग की जाती है। यहां से तुम लोगों को आ जाता है कि डिफरेंस बिटवीन डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट वैरायटीज, कि टमाटर के केस में डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट वैरायटीज में क्या डिफरेंस होता है। तो तुम डिफरेंस में लिख सकते हो डिटर्मिनेट का क्या मतलब होता है, इनडिटर्मिनेट का क्या मतलब होता है।
और एंड में तुमको एग्जाम्पल लिखने की, डिटर्मिनेट वैरायटी के कौन कौन से एग्जाम्पल है और इनडिटर्मिनेट वैरायटी में कौन कौन सी वैरायटीज आ जाती है। वैरायटीज का जिक्र हम आगे करेंगे। ओके चलो, इतनी चीजें हमने कल की क्लास में पढ़ी थी, आज करते हैं हम आगे से मैन्योर और फर्टिलाइजर से। मैंने क्या किया, मैंने टमाटर को नर्सरी में भी उगा दिया, मैंने टमाटर को नर्सरी में लगा दिया, ठीक है, नर्सरी में लगा दिया, सीडलिंग तैयार कर दिया और उन सीडलिंग को मेन एरिया में भी लगा दिया, अब मुझे उसकी ग्रोथ अच्छी करनी है, तो उसकी ग्रोथ अच्छी करने के लिए मुझे मैन्योर और फर्टिलाइजर भी तो देने पड़ेंगे, तो मैन्योर और फर्टिलाइजर में हमें एनपीके देखो कितना देना पड़ेगा। एन का मतलब है नाइट्रोजन, पी का मतलब है फास्फोरस, के का मतलब है पोटेशियम। हमें एनपीके 150, 100 और 50 के रेशो में देना है। अब इसका क्या मतलब होता है, देखो बच्चे, बेसिक तुमने इस तरीके से अपने क्लियर करने हैं कि मजा आ जाए, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें जो रेशियो वाला चीजें है, ये चीजें आगे चल के तुम लोगों को आने वाली है कि इसका मतलब क्या होता है। 150, 100 और 50 हमने बोला टमाटर के केस में हमारा एनपीके का रेशो, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का रेशो इतना केजी प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हमने टमाटर में इतने केजी, 150 केजी नाइट्रोजन देना है, 100 केजी फास्फोरस देना है, फास्फोरस इन द फॉर्म ऑफ P2O5, ठीक है, और के हमें कितना देना है, के हमें 50 किलो देना है। अब तुम बोलोगे यार हमने टमाटर के केस में इतने केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से मैन्योर और फर्टिलाइजर तो डालने हैं, पर हमें अब मुझे पता है कि यार नाइट्रोजन यूरिया में होती है। तुम ये जो आपका फर्टिलाइजर वाला चैप्टर है, ये आप सॉइल साइंस में पढ़ते हो कि यार नाइट्रोजन तो तुम्हें यूरिया से मिलेगा, यूरिया में तो 46% नाइट्रोजन होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बोला गया 150 केजी हमें देना है। अगर मैंने यूरिया की बात नहीं हो कि यूरिया हमें 150 केजी देना है, हमें नाइट्रोजन 150 केजी देना है। अगर मुझे नाइट्रोजन 150 केजी देना है तो मुझे कितना यूरिया देना पड़ेगा, ये तुमको प्रैक्टिकल में भी क्वेश्चन आते हैं, ये सारे क्वेश्चन तुमको प्रैक्टिकल में भी आते हैं। इसको देखो कैसे निकालते हैं, एक का मैं बताऊंगी, बाकी चीजें तुम लोग खुद कैलकुलेट कर लोगे। देखो मैंने बोला मुझे टमाटर के केस में 150 किलो नाइट्रोजन देनी है। अब नाइट्रोजन दूंगी मैं यूरिया देके मैं पौधों को नाइट्रोजन दूंगी। अब यूरिया में होता है 46% नाइट्रोजन। अब मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी, मुझे यूरिया कितना डालना है भाई, यूरिया नहीं डालना मुझे 150 केजी नाइट्रोजन डालना है। अब देखो किस तरीके से कितना यूरिया तुमको डालना है। टमाटर के केस में देखो क्या होगा, देखो 46% ऑफ नाइट्रोजन का मतलब है 46 केजी नाइट्रोजन 100 केजी ऑफ यूरिया में होगी। अगर मेरे पास 100 ग्राम यूरिया है तो उसमें 46 केजी नाइट्रोजन है, हमसे बोला गया है, हमने बोला कि यार हमें 150 किलो नाइट्रोजन देना है, तो 1 किलो नाइट्रोजन, तो 1 किलो के लिए क्या होगा, 100 केजी यूरिया डालना पड़ेगा हमें, और 46 के लिए 46, और हमसे बोला गया है 150 किलो नाइट्रोजन हमें देनी है, तो हमें यूरिया कितना डालना पड़ेगा। तो हमने क्या बोला बच्चे, हमने बोला कि अगर 100 केजी यूरिया मेरे पास है तो उस 100 केजी यूरिया में 46 केजी नाइट्रोजन है। अगर मेरे पास 100 किलो यूरिया है, उस 100 किलो यूरिया में मेरे पास 46 केजी नाइट्रोजन है। मुझे बोला गया है 150 किलो नाइट्रोजन देनी है भाई, मुझे बोला गया है 150 किलो नाइट्रोजन देनी है। तो मैंने कैलकुलेट किया 1 किलो नाइट्रोजन में, मैंने सबसे पहले किया कैलकुलेट 1 किलो नाइट्रोजन में कितना यूरिया हमें मिलेगा, 1 किलो नाइट्रोजन कितने यूरिया देके हमें मिलेगा। तो मैंने बोला 100 डिवाइड बाय 46 यूरिया हमें देना पड़ेगा अगर मुझे 1 किलो नाइट्रोजन देनी है। अगर मुझे 150 किलो नाइट्रोजन देनी है तो मुझे इतना यूरिया देना पड़ेगा, 100 डिवाइड बाय 46 अपॉन 150। अब इसको कैलकुलेट करो भाई, मैथ्स वाले स्टूडेंट हो तुम, मैं कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर रही हूं। तो बच्चे ये आ जाएगा 326, तो ये आ जाएगा 326 किलो। तो आपको इतना किलो यूरिया
तो तुम लोगों को 326 किलो यूरिया देना पड़ेगा प्रति हेक्टेयर टमाटर की खेती के लिए। टमाटर उगाने के लिए तुमको यूरिया कितना डालना पड़ेगा? 326 किलो यूरिया अगर तुम डालोगे तो उस 326 किलो यूरिया से तुमको 150 किलो नाइट्रोजन मिलने वाला है। उस 326 किलो यूरिया से तुमको 150 किलो नाइट्रोजन मिलने वाला है, क्योंकि हमें पता है यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, चलो, और बाकी चीजें भी तुम इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो बच्चे, बाकी चीजें भी आप लोग इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। ये अभी तुम लोगों को क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारा प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी हर चीज की आने वाली है, फ्रूट की आने वाली है, फील्ड क्रॉप की आने वाली है, तो वहां पे तुम लोगों को पता होना चाहिए यार फर्टिलाइजर्स किस तरीके से डाले जाते हैं। और अब अगर किसी के घर पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता होगा तो वहां पे भी ऐसा होगा, जो तुम्हारे कोई केमिकल भी होता है ना, उस पे भी लिखा होता है, परसेंटेज में लिखा होता है 5% डालना है, इतना ग्राम डालना है। तो ये सारे सिनेरियो तुमको आने चाहिए, ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, चलो, तो अगर मैंने बोला टमाटर के लिए 150 केजी नाइट्रोजन डालना पड़ेगा, 100 किलो हमें P2O5 डालना पड़ेगा, फास्फोरस P2O5 की फॉर्म में डाला जाता है, और आपका K2O पोटेशियम जो है वो K2O की फॉर्म में डाला जाता है। पोटेशियम जो है वो आपका 50 किलो हमें डालना पड़ेगा। तो नाइट्रोजन का तो मैंने कैलकुलेट कर दिया, नाइट्रोजन हमें यूरिया से मिलेगी, यूरिया से नाइट्रोजन मिलेगी, और यूरिया में तुम्हें परसेंटेज भी पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन होता कितना है। अब आगे मैं और एक चीज तुमको बता देती हूँ। जैसे हमने बोला नाइट्रोजन, तो हमें यूरिया से यूरिया डालना है हमें, तो यूरिया में होती है 46% नाइट्रोजन। अब जो फास्फोरस है P2O5 है, P2O5 हम टमाटर को देंगे SSP से। SSP फर्टिलाइजर है जिसका मतलब होता है सिंगल सुपर फॉस्फेट। सिंगल सुपर फॉस्फेट डाल के मैं फास्फोरस दूंगी टमाटर को, सिंगल सुपर फॉस्फेट डाल के मैं टमाटर को फास्फोरस दूंगी। और SSP में 16% P2O5 पाया जाता है। SSP में 16% P2O5 पाया जाता है। अगर मुझे अब कैलकुलेट करना है कितना केजी SSP मुझे डालना पड़ेगा ताकि रेशो क्या था, ये था, कितना केजी SSP मुझे डालना पड़ेगा ताकि 100 किलो P2O5 टमाटर को मिले। तो ये देखो क्या होगा, इसको भी इसी तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। 16 केजी ऑफ P2O5 किस में है? 100 केजी ऑफ SSP में है। तो एक के लिए क्या होगा, 100 डिवाइड बाय 16। हमसे पूछा क्या गया है, हमें बोला गया कि 100 किलो डालना पड़ेगा, तो 100 किलो के लिए ये चीज आ जाएगी। तो अप्रोक्स इतना केजी SSP तुम लोगों को डालना पड़ेगा ताकि 100 किलो P2O5 टमाटर को मिल सके। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है K2O का भी। ठीक है, जो K2O है, जो हमें पोटेशियम दे रहा है, उसको पोटेशियम देता है हमें म्यूरेट ऑफ पोटाश, MOP देता है, जिसमें 60% K2O पाया जाता है, जिसमें 60% K2O पाया जाता है। तो 60 kg K2O कितने में है? 100 kg ऑफ MOP में है। एक के लिए 100 डिवाइड बाय 60, हमें बोला गया 50 का रेशो होना चाहिए, 50 केजी होना चाहिए, तो 50 के लिए ये आ जाएगा। तो इस तरीके से तुमको कैलकुलेट करना भी आना चाहिए बच्चे, आपको कैलकुलेट करना भी आना चाहिए। अगर तुम्हारे पास NPK का रेशो दिया गया है, अगर तुमको निकालना है, यहाँ पे हमें सिर्फ बोला नाइट्रोजन 150 किलो डालना है, हमें ये नहीं बोला गया कि यूरिया हमने 150 किलो डालना है। हमें खुद ये कैलकुलेट करना आना चाहिए कि अगर नाइट्रोजन हमें 150 किलो डालना है तो कितना यूरिया हमें टमाटर को देना पड़ेगा। अगर मुझे 100 किलो P2O5 डालना है टमाटर में, तो कितना मुझे SSP डालना पड़ेगा। अगर मुझे 50 किलो K2 मतलब पोटेशियम अगर टमाटर में डालना है, तो मुझे कितना MOP यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटैश डालना पड़ेगा। तो ये कैलकुलेशन आपको अभी से पता होनी चाहिए बच्चे, ये कैलकुलेशन आपको अभी से ही पता होनी चाहिए कि किस तरीके से ये कैलकुलेशन की जाती है। आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं आया होगा तो फिर से वीडियो देखना, आ जाएगा समझ। ठीक है, ओके, चलो, तो हमने बात कर ली। देखो, मेरा फर्ज है तुम लोगों को जितनी भी चीजें मैं पढ़ा रही हूँ, जितनी भी चीजें हम पढ़ रहे हैं, A to Z जितने भी मैंने शब्द यहाँ पे PPT में मेंशन किए, मैं ये मेरा ये मानना है तुमको वो सारी चीजें क्लियर हो। ऐसा ना हो कि मैंने सीधा बोल दिया जी फर्टिलाइजर डालो 150, 100 और 50, और बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा है कि यार क्या इसका मतलब क्या है। तो मतलब तुमको पता होना चाहिए। मैंने बोला स्पेसिंग होनी चाहिए इतनी, तो तुमको स्पेसिंग का मतलब पता होना चाहिए कि स्पेसिंग का मतलब होता क्या है। ठीक है, चल आ जाओ आगे।
तो वेराइटीज, नॉर्मल वेराइटीज के केस में क्या होता है, नॉर्मल वेराइटीज के केस में एनपीके रेशियो 150 100 50 का होता है, और हाइब्रिड, हाइब्रिड मैंने तुम लोगों को कल बताया था, हाइब्रिड के केस में 250 250 250 का होता है, हाइब्रिड के केस में 250 250 और 250 का एनपीके रेशियो पाया जाता है। चलो आगे बढ़ो। अब देखो यहाँ पे ये चीज जानने से पहले, यहाँ पे तो मेंशन नहीं की होगी, हाँ है मेंशन। चलो इस चीज को जानने से पहले आपको दो चीजें समझ में आना जरूरी है। देखो क्या क्या चीजें हैं वो। एक होता है बच्चे टॉप ड्रेसिंग, टॉप ये लड़कियों वाला टॉप नहीं है, ठीक है, टॉप ड्रेसिंग एक चीज होती है टॉप ड्रेसिंग, और दूसरा होता है बेसल डोज। अब देखो इन दोनों का क्या मतलब होता है। बेसल डोज और टॉप ड्रेसिंग का क्या मतलब होता है। बेसल डोज का मतलब होता है कि ऐसी एप्लीकेशन फर्टिलाइजर की, फर्टिलाइजर हम दे रहे हैं ना, यूरिया दे रहे हैं हम, एसएसपी दे रहे हैं हम, एमओपी दे रहे हैं, ऐसी डोज जो सोइंग से पहले दी जाती है, ऐसी डोज जो सोइंग से बिफोर सोइंग, ऐसी डोज फर्टिलाइजर की जो सोइंग से पहले दी जाती है या ट्रांसप्लांटिंग के दौरान दी जाती है, मतलब अभी तक हमारा पौधा ग्रो नहीं हुआ है, ट्रांसप्लांटिंग के दौरान, ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटिंग। मतलब मैंने क्या किया, मैंने, मेरे पास ये फील्ड थी, ये मेरे पास फील्ड थी, ये मेरे पास बच्चे फील्ड थी, यहाँ पे मैंने अभी कुछ उगाया नहीं है, कुछ मैंने लगाया नहीं है, यहाँ पे मैंने पहले ही इसमें नाइट्रोजन दे दिया, मैंने पहले ही इसमें नाइट्रोजन दे दिया, तो उसको बोला जाएगा नाइट्रोजन की बेसल डोज। कि अभी मैंने सीड सोइंग की नहीं है, अभी मैंने टमाटर की सोइंग की ही नहीं है, बट उससे पहले मैंने उस फील्ड में नाइट्रोजन दे दिया है, उससे पहले मैंने उस फील्ड में नाइट्रोजन दे दिया है, उसको कहा जाएगा बेसल डोज। या ट्रांसप्लांटिंग के दौरान मैं टमाटर के पौधों को यहाँ पे ट्रांसप्लांट कर रही थी, मैं टमाटर के पौधों को यहाँ पे ट्रांसप्लांट कर रही थी, और उस दौरान मैंने जो फर्टिलाइजर देती हूँ, उस दौरान मैं जो फर्टिलाइजर देती हूँ उसको भी बेसल डोज कहा जाता है, उसको भी बेसल डोज कहा जाता है। कि ट्रांसप्लांटिंग से पहले या सोइंग से पहले, मतलब पौधा अभी वहां पे है नहीं, उससे पहले मैंने फर्टिलाइजर दे देने हैं, तो उसको कहा जाता है बेसल डोज, उसको कहा जाता है बच्चे बेसल डोज। अब देखो, अब आओ टॉप ड्रेसिंग पे। टॉप ड्रेसिंग का मतलब होता है ऐसा फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, ऐसा फर्टिलाइजर एप्लीकेशन जो कब दिया जाता है, पौधे की ग्रोथ के बाद दिया जाता है, या पौधा वहां पे ग्रो हो रहा है, मान लो मैंने टमाटर ऑलरेडी वहां पे लगा दिया है, और टमाटर मैंने ऑलरेडी वहां पे लगा दिया, उसके बाद मैं वहां पे फर्टिलाइजर डाल रही हूँ, मतलब ऑलरेडी हमारा पौधा ग्रो हो गया है, ऑलरेडी हमारा पौधा एस्टेब्लिश हो गया है। तो ऐसा फर्टिलाइजर एप्लीकेशन जो बाद में दिया जाता है, पौधा आने के बाद, पौधा मतलब सीड जर्मिनेशन के बाद या पौधा ग्रो होने के बाद दी जाती है, उसको टॉप ड्रेसिंग कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, उसको टॉप ड्रेसिंग कहा जाता है बच्चे। आई होप ये दोनों चीजों का मतलब तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि टॉप ड्रेसिंग का क्या मतलब होता है और बेसल डोज का क्या मतलब होता है। ठीक है, टॉप ड्रेसिंग और बेसल डोज का क्या मतलब होता है, आई होप तुम लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो ठीक है। चलो ये चीज पूछी जाती कि बेसल डोज, हमने नाइट्रोजन की बेसल डोज दी, हमने नाइट्रोजन की टॉप ड्रेसिंग की। टॉप ड्रेसिंग का मतलब होता है मैंने जैसे पौधा लगाया उसके बाद मैंने फर्टिलाइजर दिया। बेसल का मतलब होता है अभी पौधा हमारे पास फील्ड में है ही नहीं, उससे पहले मैंने दे दिया, अभी हमारे पास पौधा है ही नहीं, बिफोर आएगा, ड्यूरिंग नहीं आएगा, बिफोर ट्रांसप्लांटिंग आएगा कि अभी पौधा है ही नहीं, मेरे पास पौधा नहीं है और मैंने दे दिया। भाई मैंने बोला यार बाद में चल के कौन फर्टिलाइजर देगा, बाद में चल के कौन ही फर्टिलाइजर देंगे, अभी दे देती हूँ मैं, अभी अपना काम निपटा देती हूँ। अभी मैंने फर्टिलाइजर दे दिया, उसको मैंने बेसल डोज बोला और दूसरा मैंने बोला टॉप ड्रेसिंग, दूसरा बोला बच्चे मैंने टॉप ड्रेसिंग। ठीक है, चलो कहाँ थे हम, हाँ यहाँ। चलो अब देखो, अब हमने बोला कि हमने 150 100 और 50 का रेशो हमने एनपीके का देना है। एनपीके का रेशो हमारा 150 100 और 50 का होगा, एनपीके का रेशो हमारा 150 100 और 50 का होगा। अब यहां पे बोला गया है कि आधा नाइट्रोजन और पूरा फास्फोरस और पोटेशियम हमें बेसल डोज की तरह देना है। जब भी तुम मैक्सिमम मेजर क्रॉप में आप लोग पढ़ोगे कि नाइट्रोजन की, आप मैक्सिमम क्रॉप में पढ़ोगे कि नाइट्रोजन
इसको हाफ हाफ डोजेज में स्प्लिट किया जाता है कि आधी डोज बेसल डोज की तरह दी जाती है और आधी अब देखो, अब मैं टर्म का इस्तेमाल करूंगी, अब तुम लोगों को पता होना चाहिए। बेसल का मतलब है अभी मैंने सीड लगाई नहीं, उससे पहले मैं नाइट्रोजन दे रही हूँ, ठीक है, या अभी मैंने ट्रांसप्लांटिंग की नहीं, उससे पहले मैं नाइट्रोजन दे रही हूँ। और टॉप ड्रेसिंग का मतलब होता है पौधा मैंने लगा दिया, उसके बाद जो मैं नाइट्रोजन दे रही हूँ, उसके बाद मैं फॉस्फोरस दे रही हूँ, उसके बाद मैं पोटेशियम दे रही हूँ, उसके बाद मैं कोई भी फर्टिलाइजर दे रही हूँ, तो उसको कहा जाता है टॉप ड्रेसिंग। यहां पे बोला गया है बेसल डोज मैंने देनी है एनपीके की, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। मैंने सीड सोइंग अभी नहीं की थी, मैंने फील्ड तैयार की थी सिर्फ, और यहां पे मैंने एनपीके दे दिया। एनपीके कितना कितना दिया? नाइट्रोजन मैंने आधा दिया, अभी मैंने नाइट्रोजन आधा दिया है, और फास्फोरस और पोटेशियम मैंने फुल डोज दे दिया, जितना 1 हेक्टेयर के हिसाब से लगेगा, जितना 1 हेक्टेयर के हिसाब से लगेगा। अब नाइट्रोजन के साथ ऐसा भेदभाव क्यों? नाइट्रोजन क्यों क्या मतलब क्या लोड है यार, बाकी बाद में क्यों हमने आधा नाइट्रोजन देना है? क्योंकि नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जो होते हैं बच्चे, ये तुम सॉइल में पढ़ोगे, अमन सर आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, जो नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर होते हैं उनमें लीचिंग होती है। जो नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर होते हैं उनमें लीचिंग की दिक्कत आती है, इनमें भी आती है बट इनमें कम आती है। नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर में लीचिंग का प्रॉब्लम आता है। लीचिंग का मतलब होता है कि जो नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर है वो अगर मान लो मैंने यूरिया दिया हुआ, ठीक है, अगर मैंने यूरिया दिया हुआ है तो वो लीच आउट कर जाता है, वो ड्रेन हो जाता है, वो सॉइल से निकल जाता है। जो नाइट्रोजन मैंने सॉइल को दिया वो नाइट्रोजन भाग जाएगा सॉइल से। तो नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर में लीचिंग की प्रॉब्लम आती है, इसीलिए हम उसको 2 स्प्लिट, कहीं कहीं किसी क्रॉप में आप पढ़ोगे 3 स्प्लिट डोजेज में डाला जाता है। तो जनरली नाइट्रोजन की 2 स्प्लिट डोजेज की जाती हैं। आधी डोज बेसल डोज के तौर पे दी जाती है और आधी डोज टॉप ड्रेसिंग के टाइप में दी जाती है, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जो नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर होते हैं उनमें लीचिंग का प्रॉब्लम आता है, उनमें लीचिंग का प्रॉब्लम आता है, जिस वजह से हम कंप्लीट डोज नहीं देंगे। मान लो मैंने अभी 100 किलो नाइट्रोजन दिया था, पता चला कि जब तक हम सीड लगा रहे हैं तब तक 50 किलो लीच आउट हो गया, ड्रेन हो गया है, तो क्या फायदा फिर हमारे 100 किलो नाइट्रोजन देने का? ये तो हमारी वेस्टेज है, हमारी मेहनत में भी वेस्टेज है और हमारे पैसे का भी वेस्टेज है। तो हम ये चीज नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो, इसीलिए हम उसको आधी आधी डोजेज में दे देते हैं, आधी आधी डोजेज में दे देते हैं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि आधी भी क्यों देनी है, वो भी बाद में दे देंगे। अब देखो नाइट्रोजन सॉइल में होना भी तो चाहिए ना, अब प्रॉपर, अब सीड जब डलेगा उसकी ग्रोथ के लिए भी तो इसेंशियल है ना, उसकी ग्रोथ के लिए भी इसेंशियल है, तो हमें थोड़ा बहुत नाइट्रोजन तो सॉइल को देना पड़ेगा। इसीलिए हम आधी आधी डोजेस नाइट्रोजन की देते हैं, क्योंकि नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स के केस में लीचिंग का प्रॉब्लम आता है, जिस वजह से हमें आधी डोज बेसल डोज के तौर पे देनी पड़ती है और आधी डोज टॉप ड्रेसिंग के तौर पे देनी पड़ती है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल, ठीक है। चलो, अप्लाई रिमेनिंग नाइट्रोजन 30 डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग से पहले मैंने क्या किया? ट्रांसप्लांटिंग के दौरान मैंने वो किया, बेसल डोज वही है, ट्रांसप्लांटिंग से पहले मैंने एनपीके डाला, और रिमेनिंग जो आधा डोज है नाइट्रोजन का वो 1 महीने बाद मैं ट्रांसप्लांटिंग की देती हूँ, जब वो पौधा टिक जाएगा। वहां पे होता ना कि एक पौधा मैंने एक गमले से दूसरे गमले में डाला तो उसको टिकने में थोड़ा टाइम लगता है, नहीं तो वो सूख जाता है। तो जब तक ट्रांसप्लांटिंग हमारी टिक जाएंगी अच्छे से, मतलब 30 का दिन लगेंगे, 30 नहीं ऐसे हो जाता है, 10-15 दिन में आराम से टिक जाती है, आराम से रूट्स उस सॉइल में पेनिट्रेट कर जाती है। तो 1 महीने बाद मुझको वहां पे नाइट्रोजन डालना है, जिसको हम बोलेंगे टॉप ड्रेसिंग, जिसको हम कहेंगे टॉप ड्रेसिंग। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो, FYM डालना है हमने, फार्म यार्ड मैन्योर डालना है। कितना डालना है? 25 टन प्रति हेक्टेयर, 25 टन प्रति हेक्टेयर हमें FYM डालना है। देखो, आज अभी तक हमने सिर्फ ये चीज नहीं पढ़ी है कि मैन्योर और फर्टिलाइजर क्या क्या कितना चाहिए। यहाँ पे मैंने तुम लोगों को बताया कि इसका मतलब क्या होता है, 150, 100 और 50 का मतलब क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि बेसल डोज और टॉप ड्रेसिंग का क्या मतलब होता है, वो चीज भी आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ठीक है। चलो, अब आ जाते हैं। अब भाई हमने फर्टिलाइजर भी दे दिया, अब पानी की बात कर लेते हैं थोड़ा, अब थोड़ा पानी की बात की जाए, ठीक है। अब थोड़ा पानी की बात की जाए, ओके। चलो, कर लेते हैं पानी की बात। अब देखो, टोमेटो रिक्वायर फ्रीक्वेंट इरिगेशन। जो भी हमारी सब्जियां होती है ना बच्चे, तुमने देखा होगा, जो भी सब्जी है, भिंडी है, मिर्च है, सोयाबीन है, सोयाबीन तो सब्जी में नहीं आती, सोयाबीन पल्सेस में आ जाती है,
बट टमाटर है उनको हमें बहुत पानी देना पड़ता है, हमें उनको हर दूसरे तीसरे दिन पानी देना पड़ता है। स्टार्टिंग में तो बहुत पानी देना पड़ता है, वो जल्दी सूख जाता है। तो यहाँ पे यही लिखा गया है कि अब ये वार्म सीजन क्रॉप है, हमें गर्म टाइम पे इसको लगाना है। तो गर्म टाइम पे अब तुम खुद सोचो, समर्स में तुम कितना पानी पीते हो, तुम्हें कितनी प्यास लगती है। तो उसी तरीके से टमाटर में हमें फ्रिक्वेंट का मतलब होता है बार बार इरिगेशन करनी पड़ेगी, 3 और 4 दिन के इंटरवल पे बार बार करनी पड़ेगी, बार बार करनी पड़ेगी, क्योंकि समर में इतनी धूप होती है, पानी इवेपोरेट हो जाता है, तो उस करके पौधा सूख जाएगा। तो पौधा ना सूखे तो मुझे बार बार क्या करना पड़ेगा, इरिगेशन करना पड़ेगा। दोनों सिनेरियोस टमाटो के लिए गलत है, ना ही ज्यादा सूखा होना चाहिए, ना ही ज्यादा वाटर लॉग्ड कंडीशन होनी चाहिए। वाटर लॉगिंग का मतलब है इस तरीके से पानी ठहरा हुआ है। अगर इस तरीके से पानी ठहरा होगा बच्चे, इस तरीके से पानी ठहरा होगा तो रूट सफोकेट कर जाएंगी, जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं टमाटर की, वो सफोकेट कर जाएंगी, पानी अब्सॉर्ब नहीं कर पाएंगी, गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, तो टमाटर ग्रो कैसे कर पाएगा। तो ना ही हमारे पास सूखा होना चाहिए, सूखी कंडीशन में पानी नहीं मिलेगा, पौधे को पानी नहीं मिलेगा तो बाकी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती है पौधे में जहां पे पानी की जरूरत होती है। तो ऐसा भी नहीं है कि यार सूखा कि पानी ना दो, ऐसा भी नहीं कि भर भर के पानी दो। तो एक एवरेज सा सिनेरियो होना चाहिए कि हमें हर 3-4 दिन के इंटरवल के बाद हमें पौधे को पानी देना पड़ेगा, हर 3-4 दिन के इंटरवल के बाद हमें पौधे को पानी देना पड़ेगा, ताकि पौधा सूखे ना और ताकि टमाटर का जो पौधा है वो अच्छे से ग्रो करे, ताकि टमाटर का जो पौधा है वो अच्छे से ग्रो करे। तो ये आ जाता है आपका इरिगेशन और वाटर मैनेजमेंट में। सूखा एवं जल भराव दोनों हानिकारक होते हैं। देखो यहाँ पे तुम खुद देख रहे हो, यहाँ पे तो स्विमिंग पूल ही बन गया है भाई, देखो कितना पानी भर गया है टमाटर की फील्ड में। तो क्या ये टमाटर ग्रो करेंगे? रूट सफोकेट हो जाएंगी भाई इसकी। रूट अगर सफोकेट होंगी तो प्रॉपर एक्सचेंज ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे वो बेचारी, ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे वो बेचारी, ठीक है, गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो पौधा ग्रो ही नहीं कर पाएगा, सफोकेशन होगी। अब तुम्हें भी सफोकेशन होती है तो सांस नहीं आती, तो उसी तरीके से पौधे में भी सेम चीज होती है, ठीक है। चलो अब देखो, इरिगेशन करने की भी क्रिटिकल स्टेजेस होती हैं। अब क्रिटिकल स्टेजेस का क्या मतलब होता है? क्रिटिकल स्टेजेस का मतलब होता है ऐसी स्टेजेस या ऐसी अवस्था जहां पे पानी देना इज मैंडेटरी। मैंडेटरी का क्या मतलब होता है? हम एग्जाम में क्वेश्चन पेपर देखते हैं ना, ऑल क्वेश्चंस आर मैंडेटरी, हम ऐसे बोलते हैं कि ऑल क्वेश्चंस आर मैंडेटरी। मैंडेटरी का क्या मतलब होता है? अनिवार्य है, नेसेसरी है, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है भाई, ठीक है। मतलब ऐसी कंडीशन, ऐसी अवस्था जहां पे पानी देना ही देना है, बाकी चीजें तुम स्किप कर लो। मान लो आज तुमको पानी देना था, कल दे दिया, कोई बात नहीं, बट दो ऐसी स्टेजेस हैं, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग। जब टमाटर में फूल आता है, जब टमाटर में फ्रूट आता है, उस टाइम पे तुमको पानी देना ही देना है, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर तुमने इन स्टेजेस में पानी नहीं दिया तो टमाटर की प्रोडक्शन पे फर्क आता है, टमाटर के उत्पादन में फर्क आएगा। तो क्रिटिकल स्टेजेस का मतलब होता है महत्वपूर्ण अवस्था, ऐसी अवस्थाएं जहां पे तुमको पानी देना ही देना है, जहां पे आप लोगों को पानी प्रोवाइड करना ही करना है, उसको कहा जाता है क्रिटिकल स्टेजेस। तो क्रिटिकल स्टेजेस कौन कौन सी हैं? फ्लावरिंग और फ्रूट डेवलपमेंट। जब फूल आता है टमाटर के पौधे में, जब फ्रूट आता है टमाटर के पौधे में, तो उस दौरान तुम लोगों को इरिगेशन देना ही देना पड़ेगा या देना ही चाहिए। अगर तुम्हें अच्छे से टमाटर चाहिए, अगर तुम लोगों को अच्छे टमाटर चाहिए, तो तुम लोगों को ये चीज करनी ही करनी पड़ेगी, ठीक है। इरिगेशन और वाटर मैनेजमेंट समझ में आ गया? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। वीड मैनेजमेंट, घास फूस भी निकालना पड़ेगा। क्यों घास निकालना पड़ेगा? क्यों घास निकालना पड़ेगा? चलो यार, मैंने अंदर से ना वो मेरे पास बाहर से अपर नहीं था अड्डा का, टी शर्ट ऊपर से डाली है, गर्मी लग रही है मुझे। चलो कहाँ थे हम? हाँ, कहाँ थे यार? हाँ, वीड मैनेजमेंट। अब मैंने बोला ये फील्ड है, यहाँ पे मैंने टमाटर लगाया था, ये क मुझे बच्चे बोलते हैं आप क प्लांट को ऐसे बनाते हो जैसे क लिखा हो, मैं क ही लिखती हूँ ऐसे। यहाँ पे मेरी वीड्स आ गई, ये ऑरेंज कलर की वीड्स है, मान लो। वीड्स का मतलब है घास फूस, ठीक है। पौधे के अलावा जो भी चीज लगी होगी, अगर मैंने यहाँ पे टमाटर का पौधा लगाया ना बच्चे, तो उसके अलावा कोई भी पौधा है वो हम वीड ही मानेंगे, उसके अलावा कोई भी पौधा है उसको हम वीड मानेंगे। वीड मैनेजमेंट का मतलब होता है वीड को रिमूव करना,
वीड को हटा देना, रिमूवल ऑफ वीड्स। रिमूवल ऑफ वीड्स इज नोन एज वीडिंग। रिमूवल ऑफ वीड्स को वीडिंग कहा जाता है। तुमने किया होगा, अभी तक तो तुमने कर लिया होगा। हम भी जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में थे तो फ्लोरिकल्चर का, मेरी बीएससी हॉर्टिकल्चर से हुई है और एमएससी एग्रीकल्चर से है, ठीक है। तो फ्लोरिकल्चर में तो स्टार्टिंग फर्स्ट सेमेस्टर की बात है, फ्लोरिकल्चर में तो हमें घास ही निकालने को होता था, बट सीखा भी बहुत है, कि बहुत सारी चीजें भी सीखी हैं। बट स्टार्टिंग में ऐसा होता था कि जहां पे घास दिखा, बुलाओ फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों को, घास निकालते हैं, ठीक है। कहीं भी घास दिख गया, चलो वीडिंग करते हैं। वीडिंग 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 का मतलब होता है घास निकालने के प्रोसेस। अब अगर टमाटर के खेत में बच्चे बीच में घास है तो उस घास को निकालना पड़ेगा, उस घास को निकालना पड़ेगा। अगर मैं उस घास को नहीं निकालूंगी, मैंने सोचा यार आलस आ रहा है, कौन ही घास निकालेगा, तो आपकी जो टमाटर का प्रोडक्शन है, टमाटर का प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ये वीड है, इनको भी तो फूड और वाटर चाहिए बच्चे, इनको भी तो खाना पानी चाहिए, इनको भी तो खाना पानी चाहिए। वो ये खाना पानी जो है इसका विड्रॉ कर लेंगे। मान लो ये आपकी एक टमाटर की रूट्स थी, अब ये टमाटर की रूट इस एरिया से खाना लेगी, अब ये वीड्स की रूट्स हैं, अब ये वीड भी तो खाना लेगा सॉइल से, ये इसका न्यूट्रिएंट विड्रॉ कर लेगा, इसके न्यूट्रिएंट को भी कंज्यूम कर लेगा। तो अगर इसके न्यूट्रिएंट को कंज्यूम करेगा, इसको कम न्यूट्रिएंट मिलेगा, तो इसकी ग्रोथ पे अफेक्ट होगा कि नहीं होगा? होगा। तो वीड मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है, वीड को हटाना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो वीड आपस में कंपीट करने लग जाती है। क्योंकि वो वीड जो है वो क्या करने लग जाती है, वो कंपटीशन करने लग जाती है फूड और वाटर के लिए। फूड और वाटर के लिए वो कंपीट करने लग जाती है। कौन सा फूड और वाटर? टमाटर का फूड और जिस खाने और पानी पे टमाटर का हक था, वो खाना पानी वीड्स को मिल रहा है। तो टमाटर को ये बिल्कुल गवारा नहीं है। टमाटर बोल रहा है मैं अच्छी प्रोडक्शन तभी दूंगा, मैं अच्छे लाल लाल तभी बनूंगा, मैं अच्छा साइज तभी दूंगा अगर तुम लोग मेरी फील्ड से वीड हटा दोगे, क्योंकि ये वीड्स मेरा खाना ले रहे हैं, ये वीड्स मेरा पानी ले रहे हैं, ठीक है। तो वीड्स को रिमूव करना बहुत जरूरी हो जाता है। उस प्रोसेस को कहा जाता है वीड मैनेजमेंट, उस प्रोसेस को कहा जाता है बच्चे वीड मैनेजमेंट। तो वीड मैनेजमेंट के लिए हम दो तरीके के हर्बिसाइड्स, हर्बिसाइड का मतलब होता है ऐसे केमिकल, हर्बिसाइड का मतलब होता है ऐसे केमिकल जिनका इस्तेमाल वीड को किल करने के लिए या वीड को रिमूव करने के लिए किया जाता है। ऐसे केमिकल जिनका इस्तेमाल वीड को मारने के लिए किया जाता है या वीड्स को रिमूव करने के लिए किया जाता है। तो हर्बिसाइड दो तरीके के होते हैं, ये तुम्हारा सॉइल वाला पार्ट है। हर्बिसाइड दो तरीके के होते हैं, प्री एमर्जेंस एंड पोस्ट एमर्जेंस, प्री एंड पोस्ट एमर्जेंस हर्बिसाइड। प्री एमर्जेंस एंड पोस्ट एमर्जेंस। प्री का मतलब होता है ऐसे हर्बिसाइड्स, प्री का मतलब होता है ऐसे हर्बिसाइड जिनको सोइंग से पहले डाला जाता है, सोइंग से पहले डाला जाता है। मैंने अभी टमाटर लगाया ही नहीं है, सॉरी, प्री एमर्जेंस का मतलब होता है पौधा एमर्ज होने से पहले। मान लो मैंने सीड को लगाया हुआ है, ठीक है, मैंने टमाटर का सीड लगाया, वो सीड अभी पौधे में कन्वर्ट नहीं हुआ है, तभी मैंने स्प्रे कर डाली पेंडीमेथिलिन की, तभी मैंने स्प्रे कर डाली पेंडीमेथिलिन की, जो जो प्री एमर्जेंट हर्बिसाइड है। प्री एमर्जेंट हर्बिसाइड का मतलब होता है पौधा अभी एमर्ज सीड से नहीं हुआ है और उस दौरान मैं जो हर्बिसाइड का इस्तेमाल करती हूँ। पोस्ट का मतलब है पौधा एमर्ज हो गया है, पौधा एमर्ज हो गया उसके बाद जो मैं स्प्रे कर रही हूँ उसको पोस्ट एमर्जेंस कहा जाता है। एमर्जेंस मतलब उगना, डेवलपमेंट पौधे की। तो प्री एमर्जेंस, एमर्जेंस से पहले, अभी मैंने सीड मैंने आज ही मान लो सीड की बुआई की, कल को मैंने स्प्रे कर दी, तो क्या पौधा उसमें उगा है, एमर्ज हुआ है? नहीं। तो प्री एमर्जेंस का मतलब होता है पौधा एमर्ज होने से पहले हमने हर्बिसाइड डालना है। अगर पौधा एमर्ज होने के बाद हम हर्बिसाइड डालते हैं उसको कहा जाता है पोस्ट हर्बिसाइड, सॉरी पोस्ट हर्बिसाइड। प्री पोस्ट, क्या प्री पोस्ट, क्या पहले और बाद में हो रहा है? एमरजेंस। एमरजेंस से पहले अगर मैं जो हर्बिसाइड डाल रही हूँ उसको प्री एमरजेंस हर्बिसाइड कहा जाता है, और एमरजेंस के बाद अगर मैं कोई हर्बिसाइड डालती हूँ उसको पोस्ट एमरजेंस हर्बिसाइड कहा जाता है, उसको बच्चे पोस्ट एमरजेंस हर्बिसाइड कहा जाता है। तो यहाँ पे हम प्री एमरजेंस हर्बिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। पेंडीमेथिलिन 1 किलो एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रति हेक्टेयर, ऑक्सीफ्लोरोफेन 0.5 kg एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रति हेक्टेयर। अब ये भी आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। एंटोमोलॉजी शायद मैं ही तुम लोगों को शायद पढ़ाऊंगी, तो वहां पे मैं तुम लोगों को बताऊंगी कि ये किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, 1 किलो एक्टिव इंग्रेडिएंट का क्या मतलब होता है, ठीक है, वहां पे हम ये डिटेल में जानेंगे। चलो
वन हैंड वीडिंग एट 45 डेज, इसका क्या मतलब हुआ? एक हाथ से ही वीडिंग करनी है? नहीं, इसका मतलब है कि हर 45 दिन में हमें एक बार तो वीडिंग करनी है, हर 45 दिनों में हमें एक बार तो वीडिंग करनी है। ऐसा नहीं कि वन हैंड वीडिंग, एक ही हाथ से वीडिंग करनी है, दूसरे हाथ से वीडिंग नहीं करनी है, ठीक है। वन हैंड वीडिंग का मतलब होता है 45 दिन बाद एक निराई करनी है उसको। ये सारी चीजें हमारी वीड मैनेजमेंट में आएंगी, ये सारी की सारी चीजें हमारी वीड मैनेजमेंट में बच्चे आ जाएंगी, ठीक है। चलो अब आ जाता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में। अब आ जाता है बच्चे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का मतलब होता है ऐसे केमिकल, अब ये भी तुम लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर में है, अब तुम लोग झुटला नहीं सकते क्योंकि मैं फर्स्ट सेमेस्टर को भी पढ़ा रही हूँ, ठीक है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का मतलब होता है ऐसे हार्मोन्स या ऐसे केमिकल जो प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट कर रहे हैं, जो प्लांट की ग्रोथ को बढ़ा रहे, जो प्लांट की ग्रोथ को बढ़ा रहे हैं, उनको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कहा जाता है, ठीक है। ओके तो इसमें हमें क्या क्या करना पड़ेगा? अगर हम NAA आप लोगों को पता होगा, नेप्थलिक एसिटिक एसिड, नेप्थलिक, यार स्पेलिंग देख लेना, मेरी स्पेलिंग में बड़ी तंगी है, मेरी स्पेलिंग गलत होती है। नेप्थलिक एसिड हमें डालना पड़ेगा 20 ppm। 20 ppm, 1 ppm कितना होता है? 1 mg पर लीटर। ये चीज तुमको पता होनी चाहिए बच्चे, 1 ग्राम पर लीटर, सॉरी 1 ग्राम पर लीटर, 1 ग्राम प्रति लीटर, या 1 mg पर 100 ml, 1 mg पर 100 ml, या 1 ग्राम पर लीटर, इसको हम ppm बोलते हैं। ये सोल्यूशन भी तुमको पता होना चाहिए। ये सारी चीजें ना कॉलेज में जितनी समझ सकते हो उतनी समझो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर तुमको प्रैक्टिकली, अगर तुमको एग्रीकल्चर में कुछ भी करना है आगे चीजें, तो ये प्रैक्टिकल चीजें आपको पता होनी चाहिए। ppm हम बोलते हैं ना, इतने ppm सोल्यूशन डालो, Na डालो 20 ppm। अब तुम बोलोगे 20 ppm तो डालना, पर करना क्या उसमें? कितना किलो हमें ये डालना है, सॉरी कितना ग्राम हमें NaA डालना है, कितना पानी हमने डालना है, ये सारी चीजें सीखो। और इस पे अलग से सेशन तो मुझे नहीं पता, बट देखते हैं जो चीजें आएंगी वो आएंगी, ठीक है। तो हमें नेप्थलिक एसिटिक एसिड 20 ppm डालना है। हमें कितना डालना है? 20 ppm डालना है, मतलब 20 मिलीग्राम NaA डालना पड़ेगा हमें 100 ml पानी में। 20 मिलीग्राम NaA डालना पड़ेगा हमें 100 ml पानी में, ठीक है। तो अगर मैं NaA डालती हूँ पौधे में, टमाटर के पौधे में, तो वो फ्लावर ड्रॉप को कम कर देता है। तुमने देखा होगा कभी कभी टमाटर के फूल बहुत गिरे हुए होते हैं, बहुत फ्लावर ड्रॉप हो जाता है। तो अगर मुझे फ्लावर ड्रॉप को टमाटर में हटाना है तो मैं NaA डालूंगी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका 4-CPA। CPA का मतलब होता है क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड फ्रूट सेट को इंप्रूव करता है। फ्रूट सेट का मतलब, फ्रूट सेट का क्या मतलब होता है? फ्रूट बनना। जब फ्रूट बनता है उसको फ्रूट सेट बोला जाता है। फ्रूट सेट को अगर हमें टमाटर में इंप्रूव करना है तो हमें 4 CPA डालना पड़ेगा, और अगर हमें उसके फ्लावर ड्रॉप को कम करना है तो उसके लिए मुझे NaA डालना पड़ेगा। तो उसके लिए बच्चे मुझे NaA डालना पड़ेगा। इतनी चीजें क्लियर होगी। वैरायटी वाले सेक्शन पे आते हैं, उसके बाद वाइंड अप करते हैं। कितना टाइम हो गया? ठीक है, चलो वैरायटी वाले पोर्शन पे कल ही करते हैं यार, हो गया वैसे टाइम, 2-4 मिनट है, फिर टीचर आ जाएगा बाहर कोई, फिर से अच्छे से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने बहुत कम पॉइंट पढ़े यार, मुझे लगा था मैं वैरायटी यील्ड सारा करवा दूंगी आज। आज की क्लास में हमने मैन्योर और फर्टिलाइजर से शुरू किया था, वो हमने जाना। इरिगेशन और वाटर मैनेजमेंट, कितना पानी डालना है, कौन सी क्रिटिकल स्टेजेस टमाटर के केस में होती हैं, और वीड मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है, वीड का क्या मतलब होता है, और ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में जाना। कल हम वैरायटी और हाइब्रिड के बारे में जानेंगे, कौन कौन सी वैरायटी टमाटर की होती है, और कल हम फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में भी जानेंगे। कल की क्लास में मैं पूरा पढ़ा दूंगी, चाहे 1 घंटा लगे, कुछ भी हो, कल की क्लास में पूरा तुम्हारा टमाटर खत्म हो जाएगा। तो मेरी तरफ से कल टमाटर खत्म हो जाएगा। टमाटर के बाद हम अगली क्रॉप पे आ जाएंगे। आज है 3 तारीख ना, हाँ मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारा ये हो ही जाएगा खत्म, जल्दी हो जाएगा खत्म, ठीक है, क्योंकि मेन क्रॉप्स हो जाएंगी। मेन क्रॉप को थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी जो छोटी छोटी क्रॉप है उनको तो 2-2 भी हो जाएंगी वो क्लास में, ठीक है। चलो चलो बच्चों, तो जो भी बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं, अगर तुम लोगों ने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल एग्रीकल्चर बाय दामिनी मैम को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पे मैं तुम लोगों को PDF प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। चलो, अभी तक किसी बच्चे का मैसेज मुझे टेलीग्राम पे नहीं आया, हालांकि ऐसा नहीं कि मैं वेट कर रही हूँ ये वो सो कि तुम मुझे मैसेज करो तभी मैं भेजूंगी, बट स्टिल एक वो होता है ना यार, मुझे भी वो होता है कि यार बच्चे को जरूरत है कि यार भेज देती हूँ मैं ये वो। किसी भी बच्चे ने मुझे अभी तक नहीं बोला है कि यार भेज दो यार, PDF भेज दो, हमें पढ़ना है कि क्या करना है, ठीक है। ठीक है, भेज दूंगी वैसे तो मैं, बट बोला किसी ने नहीं है मुझे अभी तक। ये मेरे टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, इसको
ये स्कैन करके तुम ज्वाइन कर सकते हो। और अगर अभी तक तुम लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगी अगर वो ऑन होगा, ठीक है। ओके, चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। टमाटर हम कंप्लीट कर देंगे अगली क्लास में, उसके बाद कोई भी क्रॉप होगी, ब्रिंजल, चिल्ली, कोई भी होगा वो हम शुरू कर देंगे। डेली का डेली पढ़ना बच्चे, नोट्स बनाते चलो साथ में, ठीक है। कोई इधर उधर से तुमको जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से पढ़ो प्रॉपर। अच्छी लग रही है क्लासेस, लाइक करो, अच्छे से कमेंट करो, टेलीग्राम पे पूछो कोई दिक्कत आ रही है, अपने यार दोस्तों में शेयर करो, ठीक है। क्योंकि देखो हमें भी पीछे से प्रेशर होता है ठीक है। अच्छी रिस्पॉन्सेज आएंगे तो आगे कंटिन्यू किया जाएगा सारी चीज़ें, तो आपके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है, ठीक है। चलो बच्चों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना और ये हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ज़रूर, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय और टेक केयर।